वर्ष 1965 में जब मैंने लेखन कार्य प्रारंभ किया, मेरी अवस्था मात्र 15 वर्ष की थी। उस वक्त मैं मैट्रिक का छात्र था तथा अपने ग्रामीण स्कूल में पढ़ता था। अपने समय के उस ग्रामीण समाज में ऊंच नीच, अमीर गरीब तथा जाति पाति का भेदभाव महसूस करता था। साथ ही जोर ज़बरदस्ती, अत्याचार, अनाचार और जुल्म सितम की घटनाएं भी देखता था, जिससे मेरा बाल मन आहत हो उठता था। मैं अनुभव करता था, उस वक्त गाँव में जिसकी लाठी उसकी भैंस कहावत चरितार्थ होती जान पड़ती थी। अपने समय और समाज की उन विसंगतियों पर मैं बहुत कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि किससे कहूँ, कौन सुनेगा। संभवतः अभिव्यक्ति के इसी आंतरिक दबाव के तहत ही मैंने रचनात्मकता ग्रहण की। इस दौरान छोटी उम्र से ही अपनी माँ से मैं खूब लोक कथाएँ सुना करता था। कहने की आवश्यकता नहीं कि माँ की उन लोक कथाओं ने ही मेरे अंदर कथाकार के बीज बो दिए थे। शायद इसीलिए जिस उम्र में रचनाकार कविता से शुरुआत करते हैं, मैंने कहानी से की, फिर तो एक के बाद एक कहानियाँ तैयार होने लगीं। उस समय की अपनी वे कहानियाँ मैं सबसे पहले माँ और अपने भाई बहनों को सुनाता, फिर अपने दालान में अपने ग्रामीण यार दोस्तों को। उनकी सराहना के बाद तो मेरे ऊपर जैसे लेखन का भूत सवार होता चला गया। फिर तो जहाँ और जब समय मिलता लिखने बैठ जाता। मैं जिस समाज के बीच जी रहा था, वहाँ लिखने के विषय की कोई कमी तो थी नहीं। ग्रामीण जीवन की अजीबोगरीब स्थितियाँ, भिन्न भिन्न प्रकृति और प्रवृत्ति के चरित्र, आए दिन घटने वाली अप्रिय घटनाएं तथा हैरत अंगेज वाक़ये। उस समय मेरे पिताजी शहर में नौकरी करते थे। माँ और हम बच्चों को वे गांव पर खेतों की निगरानी के लिए रखते थे। ऐसे में छुट्टियों में वे जब भी गांव आते थे, तो ऐसे में छुट्टियों में वे गांव आते ही रहते थे। फिर उन्हें जैसे ही पता चलता कि अपनी कक्षा में अध्ययन की जगह ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहानी लिखने में व्यतीत करता हूँ, तो उन्होंने मुझे कस कर डांट लगाई। पढ़ लिख कर कुछ बन जाने के बाद यह सब करना, अभी तुम्हारा समय पढ़ लिख कर योग्यता हासिल करने की है। इस संबंध में उन्होंने माँ को भी सख्त हिदायत दी कि मेरा ध्यान अपनी कक्षा की ओर ही बना रहे। लेकिन पिताजी की सख्त हिदायत और निगरानी के बावजूद मैं लेखन से विरत नहीं हो सका। आज मुझे लगता है कि साहित्य सृजन से मेरा जुड़ाव आंतरिक स्तर पर कहीं गहरे में हुआ था, इसीलिए बीतते समय के अनुसार अभी तक बना हुआ है। वर्ष 1970 से मैं पत्रिकाओं के संपर्क में आया। तब मुझे लगा कि मेरा लिखा छप भी सकता है। फिर तो वाराणसी से प्रकाशित कहानीकार के दीपावली विशेषांक 1972 में नीलू, तदुपरांत मई 1973 की सारिका में अनुभवहीन और 16 सितंबर 1973 के धर्मयुग में नपुंसक समझौते नामक अपनी प्रारंभिक कहानियों के प्रकाशन के साथ हिंदी जगत के एक बड़े साहित्यिक समाज से जुड़ गया। उस समय फ़ोन से संवाद की वैज्ञानिक सुविधा नहीं थी। इस स्थिति में पाठकों, अपने साथ के लेखकों और पत्र पत्रिकाओं से पत्राचार का सिलसिला कायम हो गया। तब पाठकों के उत्साहजनक पत्र हमारे लेखकीय मन को ऊर्जस्वित और प्रेरित करते थे। मेरे लेखन के उस प्रारंभिक दौर में ही 1 सितंबर 1974 के धर्मयुग में बाबूजी नामक मेरी कहानी प्रकाशित हुई, जिसने अचानक सबका ध्यान आकृष्ट कर दिया। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि उस कहानी में ऐसा क्या था। मेरे लिए तो उस कहानी की तरह ही मेरी अन्य कहानियाँ भी प्रिय थीं, लेकिन साहित्य से जुड़े लोगों की नज़र में उस कहानी ने मेरी विशेष पहचान कायम कर दी थी। आज बहुत सारे लोग बाबूजी के कहानीकार के रूप में ही मुझे जानते हैं। ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि बाबूजी के बाद की लिखी मेरी कहानियाँ भी वे अवश्य पढ़ें। प्रारंभ की मेरी एक चर्चित कहानी को ही मेरी पहचान का आधार न बनाएं। इस तरह पत्रिकाओं में छपने और पाठकों की पसंद बनने के बाद रचना कर्म के प्रति मेरी निष्ठा और बढ़ती चली गई। उस समय धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान
और सारिका जैसी जिन पत्रिकाओं में मैं लिखता था वे साहित्य की केंद्रीय पत्रिकाएं थीं। उनकी प्रसार संख्या व्यापक थी। धर्मवीर भारती के संपादन में धर्मयुग तो ऐसी पत्रिका थी जिसकी प्रसार संख्या लाखों में थी। उसमें कोई कहानी छपते ही राष्ट्रीय स्तर पर वह सर्वत्र पहुंच जाती थी। मैं भारती जी का शुक्रगुजार हूँ कि मेरी सबसे अधिक कहानियाँ धर्मयुग में ही उन्होंने प्रकाशित की। मेरी अधिकांश कहानियों को वे अपनी सशक्त टिप्पणियों के साथ प्रकाशित करते थे, जिससे मेरा रचनाकार मन फुलसित पुलकित हो उठता था। उस समय की व्यापक पाठकीयता, साहित्य से समाज का जुड़ाव और लेखन प्रकाशन के विस्तृत साहित्यिक माहौल को देखते हुए मुझे अपना लेखन कार्य सामाजिक विकास के संघर्ष में एक मजबूत रचनात्मक भागीदारी का एहसास कराता था। कहने की आवश्यकता नहीं कि इस एहसास ने ही मुझे आज तक रचनारत रखा है। पत्रिकाओं में प्रकाशित कहानियाँ जब एकत्र होने लगी तो कहानी संग्रहों के प्रकाशन की आवश्यकता महसूस हुई। इस संबंध में पत्राचार के तहत शीघ्र ही इंद्रप्रस्थ प्रकाशन दिल्ली ने उत्साह के साथ वर्ष 1976 में मेरा पहला कहानी संग्रह बाबूजी प्रकाशित किया। इस संकलन में नपुंसक समझौते, एक और हत्या, बीच रास्ते में, शेष जिंदगी, बाबूजी, विरासत में, विग्रह बाबू, संगीता बनर्जी तथा पहली घटना नामक मेरी 10 कहानियाँ संकलित रहीं। मेरे लिए यह सुखद संयोग रहा कि प्रकाशित होते ही मेरा पहला कहानी संग्रह बाबूजी मध्य प्रदेश शासन साहित्य परिषद द्वारा वर्ष 1976 के अखिल भारतीय मुक्तिबोध पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार के निर्णायकों में डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन और प्रभाकर श्रोत्रिय जैसे विद्वान थे। इस संग्रह पर उनकी अत्यंत महत्वपूर्ण टिप्पणी पुरस्कार स्मारिका में प्रकाशित हुई, जिसने मेरे इस संग्रह की चर्चा को और विस्तार दे दिया। वैसे इस संग्रह की कहानी बाबूजी का नाट्य मंचन उसके प्रकाशन वर्ष से लेकर आज तक न सिर्फ होता रहा है, बल्कि मंचन की श्रेष्ठता का इसने प्रतिमान भी निर्मित किया है। शायद इस कहानी के अनूठे कथ्य और संवाद ने ही मंचन के लिए रंगकर्मियों को अतिशय प्रभावित किया है। इसके बाद मेरा दूसरा कहानी संग्रह बंद रास्तों के बीच 1978 में आया। इस संग्रह में नरेश बहू, बंद रास्तों के बीच, आखिरी बार, न चाहते हुए भी, शरीर से लाश तक, रात अभी बाकी है, बीच का आदमी, सरेआम, पत्थर की लकीर और पहली हंसी नामक 10 कहानियाँ संकलित की गई थीं। फिर तो एक के बाद एक रचनात्मक उपलब्धियों की तरह मेरा यह दूसरा कहानी संग्रह भी वर्ष 1979 के सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उस समय ये दोनों पुरस्कार साहित्य जगत के महत्वपूर्ण पुरस्कार थे, लेकिन मेरे रचनाकार को लगता कि अभी तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं, अभी तो मैंने शुरुआत की है, मेरा बेहतर लेखन तो अभी आना शेष है। शायद इस लेखकीय आकांक्षा ने ही पुरस्कार की चर्चाओं में सुखद विराम की अपेक्षा रचना कर्म के प्रति पूरी संलग्नता से मुझे सक्रिय रखा। यहाँ इस बात का उल्लेख भी मैं कर देना चाहता हूँ कि इन प्रारंभिक पुरस्कारों ने ही पाठकों और प्रकाशकों का ध्यान मेरी ओर आकृष्ट कर दिया था। फिर तो अपनी किसी भी पुस्तक के प्रकाशन को लेकर न तो मैंने कभी कोई संकट महसूस किया और न पाठकीयता का अभाव ही। शायद इसी वजह से भारतीय ज्ञानपीठ, राजकमल प्रकाशन, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, किताब घर, वाणी प्रकाशन, लोक भारती प्रकाशन जैसे बड़े प्रकाशन संस्थानों से मेरी पुस्तकें प्रकाशित होती रहीं। तदुपरांत वर्ष 1979 में मेरा तीसरा कहानी संग्रह दूसरा महाभारत प्रकाशित हुआ। मेरे इस कहानी संग्रह की भूमिका वरिष्ठ कथाकार भीष्म साहनी ने लिखी। वे मेरे अग्रज कथाकार थे। मेरी कहानियाँ उन्हें बहुत पसंद थी। मेरे अनुरोध पर इस संग्रह की भूमिका लिखने के लिए वे सहज ही तैयार हो गए। कहने की आवश्यकता नहीं
कि उनकी सशक्त भूमिका ने इस संग्रह की पाठकीयता में इजाफा किया। इस संग्रह में अभी भी बीजारोपण, अपनी अपनी जगह, देर तक, यह तो होना ही था, उम्र कैद, शांता नाम की एक लड़की, मोल ली हुई मुसीबत, वे जब गांव आए तथा दूसरा महाभारत नामक 10 कहानियाँ संकलित रहीं। इस बीच अपने रचना मानस पर उपन्यास लेखन का दबाव भी मैं महसूस कर रहा था। वैसे विषय विस्तार के तहत मैं कुछ लंबी कहानियों की रचना कर चुका था, लेकिन आज़ादी के बाद के गाँवों का सामंती मिजाज अपनी तल्ख विसंगतियों के तहत कुछ बड़े फलक पर अपनी रचना के लिए मुझे प्रेरित कर रहा था। इस विषय पर कहानी की रचना संभव नहीं थी, फलतः अपने पहले उपन्यास झुनिया की रचना में लग गया। झुनिया का प्रकाशन वर्ष 1980 में हुआ। मेरे पाठकों ने मेरे इस पहले उपन्यास को खूब पसंद किया। अपने नए नए संस्करणों में इसकी उपस्थिति आज भी बनी हुई है। उसी वर्ष 1980 में ही मेरा चौथा कहानी संग्रह मेघना का निर्णय भी आया, जिसमें छोटे शहर के लोग, मेघना का निर्णय, जिंदगी का एक दिन, कुचलती हुई लाश, गृह प्रवेश, कसूर, बहादुर, रात और सवाल नामक 9 कहानियाँ संकलित रहीं। मेरे इस चौथे कहानी संग्रह को भी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा यशपाल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। यहाँ यह बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि एक ही वर्ष में एक साथ मेरी 2 पुस्तकों के प्रकाशन का यह अर्थ नहीं कि मैं ज़्यादा लिखता हूँ। मेरा लेखन कार्य नियमित जरूर रहा है, लेकिन संयमित और नियंत्रित रहा है। इसीलिए वर्ष में 2-3 कहानियों से अधिक की रचना मैंने कभी नहीं की। प्रकाशन संस्थानों की अनियमितता के चलते प्रकाशन का उनका क्रम सही नहीं रहा। इसी वजह से 2 जगहों से प्रकाशित झुनिया और मेघना का निर्णय का प्रकाशन वर्ष एक ही हो गया। झुनिया के बाद मेरा दूसरा उपन्यास युद्ध स्थल वर्ष 1981 में प्रकाशित हुआ। झुनिया उपन्यास की रचना के दौरान ग्रामीण जीवन के सामंती समाज में खेत मजदूरों के दमन और मजदूर बालाओं के यौन शोषण ने मेरे रचना मानस को उद्वेलित किया था। लेकिन झुनिया लिखते हुए ही मुझे लग रहा था कि गाँवों में अंधविश्वास के तहत डायन के नाम पर मारी जाने वाली महिलाओं की पीड़ा का फलक कम व्यापक नहीं। आर्थिक और सामाजिक विसंगतियों के खिलाफ युद्ध लड़ने वाला गांव भी डायन हिंसा के खिलाफ संघर्षरत नहीं। इस दृष्टि से एक रचनाकार की भूमिका के तहत युद्धस्थल की रचना मैंने की। कलेवर की दृष्टि से झुनिया मेरा छोटा उपन्यास है, लेकिन युद्धस्थल उससे बड़ा मझोले कद का उपन्यास बना। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं की समीक्षाओं में आलोचकों ने युद्धस्थल उपन्यास को श्रेष्ठ उपन्यास करार दिया। तब से अब तक राजकमल पेपरबैक्स में इसके नए संस्करण जारी होते रहे हैं। इस दौरान प्राप्त विषय के अनुसार कहानियों की रचना में मैं पूर्ववत लगा रहा। परिणामतः वर्ष 1982 में तिरिया जन्म नामक मेरा 5वां कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ। इस संग्रह में पुल पर, सावित्री दीदी, हत्यारों की वापसी, अपने लोग, तिरिया जन्म, रघुलाल टोला, माधव की बेहोशी तथा एक गांव सूखाग्रस्त नामक मेरी 8 कहानियां संकलित रहीं। वैसे तो मेरे पिछले संग्रहों की भांति इस संग्रह की कहानियां भी विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होकर पाठकों के बीच चर्चित हो चुकी थीं, लेकिन इस संकलन की कहानी हत्यारों की वापसी कथाकार भीष्म साहनी को इतनी पसंद आई कि अपने संपादन में साहित्य अकादमी से प्रकाशित हिंदी कहानी नामक एक अत्यंत महत्वपूर्ण संकलन में उसे संकलित किया। क मिनट के भइल मेहमान।